हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं सीक्रेट शिक्षण चैनल। आज हम लोग एनटीए यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर तथा एनटीए यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट में व सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट आदि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ब्लूम टैक्सोनॉमी टॉपिक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ब्लूम टैक्सोनॉमी या ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, हम रिवीजन में या रिकॉल में लेते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में आई। इसको इन्होंने किसने दिया था? बेंजामिन बीएम ब्लूम ने दिया था 1956 में। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का, टैक्सोनॉमी मतलब होता है वर्गीकरण, किया है। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण इन्होंने हमें बताए थे कि 3 सिद्धांतों पे इन्होंने किया था। कौन कौन से? शैक्षिक सिद्धांत, तार्किक सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों के आधार पे इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को के 3 पक्षों को बताया है: ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक या मनश्चालक या क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक को कॉग्निटिव, भावात्मक को अफेक्टिव और मनोगत्यात्मक को साइकोमोटर डोमेन या कनेटिव डोमेन कहते हैं। तो जैसा कि प्रीवियस वाले वीडियो में हमने ज्ञानात्मक पक्ष को विस्तार से पढ़ा है, अब हमारा बचा हुआ है भावात्मक पक्ष और मनोगत्यात्मक पक्ष। तो इस वीडियो में हम भावात्मक पक्ष और मनोगत्यात्मक पक्ष के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष अर्थात अफेक्टिव डोमेन। तो भावनात्मक या भावात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या क्या आता है उसमें हमने बताया था आपको, लेकिन हम आपका रिकॉल कर देते हैं कि भावात्मक पक्ष में भाव आते हैं, हमारे संवेग आते हैं, हमारी रुचियां आती हैं, हमारे इमोशंस आते हैं, हमारे और क्या आते हैं, अभिवृत्ति जो होती है हमारी, ये सभी हमारे किस में आ जाते हैं? भावात्मक पक्ष में आ जाते हैं। भावात्मक पक्ष में इन्होंने 6 भागों में इसको भी वर्गीकृत किया है। इसको इन्होंने कहा है क्या क्या? रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग और क्या कहा है? कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और क्या कहा है? कैरेक्टराइजेशन। इसके पहले एक आ जाता है चरण ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार से 6 चरणों में इन्होंने बांटा है। तो हम आपको इसको देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले क्या हो जाएगा? रिसीविंग। रिसीविंग को इन्होंने क्या कहा है? ग्रहण करना। सबसे पहले इसको माने हैं पहला ग्रहण करना। क्या माने हैं? ग्रहण करना। फिर क्या? ग्रहण करने के बाद उसका अनुक्रिया करना। अनुक्रिया करना। अनुक्रिया के बाद क्या है? अनुमूल्यन। क्या है? अनुमूल्यन। अनुमूल्यन के बाद है अगला विचार करना। विचार करना। विचार करना के बाद क्या है? व्यवस्थित करना, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना। और इसके बाद आता है 1 2 3 4 5 6 निरूपण करना। निरूपण करना। अब इसको ग्रहण को क्या कहेंगे? रिसीविंग। रिसीविंग। उसके बाद क्या कहेंगे? रिस्पॉन्डिंग। क्या कहेंगे? रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग के बाद क्या कहेंगे? वैल्यूइंग। वैल्यूइंग के बाद क्या कहेंगे? विचार करना। विचार करना को क्या कहते हैं? कंसेप्चुअलाइजेशन। उसके बाद क्या है? व्यवस्थित। व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा? कैरेक्टराइजेशन, निरूपण। निरूपण का क्या है? कैरेक्टराइजेशन। इस प्रकार से इन्होंने भावात्मक पक्ष को
6 भागों में बांट दिया है। ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, अनुमूल्यन करना, विचार करना, व्यवस्थित करना और निरूपण करना। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, कंसेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजेशन। ग्रहण करना में क्या आ जाता है, जैसे किसी चीज को हम क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उसको प्रत्यक्ष देखते हैं, महसूस करते हैं। मूर्त और अमूर्त रूप जो होना होता है उसी को कहते हैं क्या, प्रत्यक्षीकरण करना। और बच्चे को कोई चीज बता दिया या हमें कोई चीज बता देता है तो उसको हम क्या करते हैं, अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, ग्रहण करना। ग्रहण करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, चयन कर लें। तो ग्रहण करना, प्रत्यक्षीकरण करना, चयन करना, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, रिसीविंग में आ जाएगा। उसके बाद है रिस्पॉन्डिंग। जब कोई चीज हमें जो कोई आदेश देगा उसको हम ग्रहण करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, अनुक्रिया करेंगे। अनुक्रिया मतलब प्रतिक्रिया करेंगे। प्रतिक्रिया में क्या करना होता है, जैसे किसी चीज को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे हमें कोई बताया कोई चीज, उसके बाद हमसे पूछ लिया तो हम उसको अपना अपना विचार दे रहे हैं, तो यह क्या हो गया, प्रस्तुतिकरण करना या उत्तर देना, या क्या हो गया, सूची बनाना। ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, अनुक्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं। अनुक्रिया के बाद बचा अनुमूल्यन या वैल्यूइंग। तो क्या महत्व है उस चीज के, उस कार्य से, उस रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग प्रक्रिया से जो हमें समझ विकसित हुई, जिसको महत्व के बारे में हमें जो जानकारी चली, पता चली, वही क्या है, अनुमूल्यन है। अनुमूल्यन के बाद जब हमें उसके महत्व के बारे में पता चला तो हम उस पर क्या करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट विकसित करेंगे। विभिन्न परिस्थितियों को देख के उस पर निर्णय लेंगे और उस पर अपना विचार देंगे। विचार देने के बाद हम उसे क्या करेंगे, व्यवस्थित रूप से उसे सिस्टमेटिक रूप से उसको प्रस्तुत करेंगे। और सिस्टमेटिक रूप से प्रस्तुत करने में आ जाता है जैसे संशोधन किसी चीज का करना, क्रम से लगाना, अव्यवस्थित को है व्यवस्थित बनाना, और जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग करना, ये सब किस में आ जाता है, व्यवस्थित करने में आ जाता है। फिर निरूपण करना। निरूपण में क्या हो जाता है, किसी सवाल को हल करना। जो सब हम अपना कॉन्सेप्ट विकसित किए, जो हमारा सिद्धांत था, जो हमारी परिभाषा थी, जो हमारी थियरी थी, उसके आधार पे अगली समस्या को जब हम हल करने लगते हैं तो ये क्या हो जाता है, उसका निरूपण करना। तो इस प्रकार से हमारा ग्रहण करना, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचार, व्यवस्थित और निरूपण भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। तो इसका भी हमने जैसे कि उसमें क्लू बताया था, तो इसमें भी हम बताएंगे कि इसका पहला वर्ड ले लीजिए आर, फिर इसका ले लीजिए आर, फिर इसका ले लीजिए वी, फिर इसका ले लीजिए सी, फिर इसका ले लीजिए ओ, फिर इसका ले लीजिए सी। थोड़ा सा अगर आप समझ विकसित करेंगे और पढ़ेंगे, इसको बार बार बोलेंगे तो ये आपका याद हो जाएगा। इतना लंबा याद करने से अच्छा है कि आप परीक्षा को सही समझने के लिए तो आपको इतना पढ़ना है, लेकिन अगर प्रश्न करना है तो प्रश्न इतना अगर कंफ्यूजिंग हो रहा है या हमारे स्मृति से बाहर जा रहा है तो इसके द्वारा भी हम उसको क्लियर कर सकते हैं। आर आर वी सी ओ सी, आर आर वी सी ओ सी, क्या क्या बोल सकते हैं इसको, बोलिए एक बार बिना देखे बोलिए, वी सी ओ सी, आर आर वी सी ओ सी। और उसमें हमने क्या बताया था, फर्स्ट वाले ज्ञानात्मक में कुआं से, तो कुआं से में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, फिर एनालाइज, फिर सिंथेसिस, फिर इवैल्यूएशन। तो उसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, एक साथ लिख लीजिए, आर आर वी सी ओ सी। इसी प्रश्न से या इतने वर्ड से आप इसको क्रम से लगा सकते हैं, कौन किसके बाद आता है उसको बता सकते हैं, किस पक्ष के अंतर्गत क्या रखा गया है इसको बता सकते हैं। जैसे आ गया ज्ञानात्मक पक्ष में क्या क्या आता है, तो अगर आपको इतना वर्डिंग पता है तो आप इंग्लिश वर्जन पलटिए क्वेश्चन और उसमें एक एक वर्ड देख लीजिए, ये वाला इसमें तो नहीं जा रहा है, तो देखिए कहीं पे आया है, केवल ये है, तो ये वी है और ये क्या है, यू है, दोनों में अंतर है, ये दोनों आपस में कोलैप्स नहीं हो रहे हैं, तो आप इसको बता सकते हैं। अब आर से रिसीविंग, फिर आर से रिस्पॉन्डिंग, फिर वी से वैल्यूइंग, फिर सी से कंसेप्चुअलाइजेशन, फिर ओ से ऑर्गेनाइजेशन, फिर सी से कैरेक्टराइजेशन। तो इस प्रकार से आप भावात्मक पक्ष को इलेबोरेट कर सकते हैं, उसका उल्लेख कर सकते हैं, इसमें आपको कोई गलती नहीं होगी। अब हम अगला पक्ष देखेंगे, हमारा एक पक्ष और बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, क्रियात्मक पक्ष या मनोगत्यात्मक पक्ष या मनश्चालक पक्ष। तो इसमें भी इन्होंने इसको भी 6 भागों में बांटा है और इसमें इस पे ज्यादा क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछा गया है, बहुत होता है तो क्रम पूछ देते हैं, तो इसमें हम आपको बता देते हैं क्रम क्या है। उद्दीपन,
पहला हो जाएगा उद्दीपन, फिर दूसरा हो जाएगा क्या, कार्य करना, फिर तीसरा क्या हो जाएगा, नियंत्रण, कार्य करना, फिर नियंत्रण, फिर समायोजन, फिर स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण, स्वाभाविकरण के बाद क्या हो जाएगा, आदत का निर्माण करना। तो इस प्रकार से ये कितने हमारे हो गए, 2 3 4 5 6। सबसे पहले क्या आ जाएगा, उद्दीपन, फिर कार्य करना, फिर नियंत्रण, फिर समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत का निर्माण करना। तो इसमें भी इसकी भी अंग्रेजी आप जानिए, क्योंकि अंग्रेजी आप जान रहे हैं तो सबकी जानिए, जिससे कि क्या हो जाए, सब हमें याद हो जाए। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इम्पल्सन। इसको क्या कहते हैं, कार्य करना को मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन। फिर इसे नियंत्रण को क्या कहते हैं, कंट्रोल। फिर समायोजन को क्या कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं समायोजन को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। स्वाभाविकरण को क्या कहते हैं, नेचुरलाइजेशन, अपने एकदम नेचुर, प्राकृतिक रूप में। फिर इसे आदत का निर्माण को क्या कहते हैं, हैबिट फॉर्मेशन। अब देखिए उद्दीपन में क्या होता है, उद्दीपन के अंदर क्या आ जाता है, जैसे कि आप कोई बच्चा है तो उसे तो कोई समझ होती नहीं है, समझ है नहीं, तो उसके साइकोमोटर सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं हमारे, जो ये संवेदी अंग हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, तो धीरे धीरे ये अपने को व्यवस्थित करते हैं और चीज़ों को महसूस करके उनसे प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं। तो बच्चा जब पैदा होता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले तो उसे कुछ पता नहीं होता, लेकिन जब उसकी आँख की पुतलियों पे प्रकाश पड़ता है तो आँख की पुतलियों को वो क्या करता है, झपकाता है, बंद कर लेता है। उसे जब भूख लगती है तो वो क्या करना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। जब उसकी माँ उसे गोद में ले लेती है तो वो चुप हो जाता है, नहीं तो वो रोता रहता है। इन प्रकार से पलक का झपकाना, बच्चे का रोना, आँख की पुतलियों को बंद करना, ये सब हृदय का धड़कना, ये सब किस में आ जाता है, उद्दीपन के अंतर्गत आ जाता है। फिर आता है कार्य करना। जैसे जैसे उसके अंगों में, सेंसरी ऑर्गन्स में थोड़ा सा विकास होता है तो वो क्या करता है, चलना शुरू कर देता है, हाथ हिलाना शुरू कर देता है, हंसना शुरू कर देता है, मुस्कुराना शुरू कर देता है। तो ये सब क्या आ जाते हैं, कार्य करने के अंतर्गत आ देते हैं। उसके बाद जैसे इसके बाद और जब विकसित होता है वो, तो नियंत्रण करने लगता है अपने संवेदनों पे, अपने अंगों पे वो नियंत्रित करने लगता है। जैसे क्या करता है कि बच्चे कभी कभी रोने लगते हैं तो समझ कर रोते हैं, जब उन्हें कोई डांटता है तब रोते हैं, नहीं तो उसके पहले वो ऐसे ही रोने लगते हैं। तो ये सब आ जाता है उनके अपने अंगों पे, अपने भावों पे क्या होने लगता है, नियंत्रण होने लगता है। उसके बाद आता है समायोजन। किसी चीज को, किसी परिस्थितियों को देखकर वो क्या करते हैं, उसका समायोजन करने लगते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। समायोजन के बाद आता है स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण में क्या आ जाएगा, समायोजन में जैसे आ जाएगा कि कोई चीज आप नया सीख लीजिए, वो आपको सबसे क्या कर देगी, अलग कर देगी। जैसे आप साइकिल चलाना जान गए, बाइक चलाना जान गए, हैंडराइटिंग आपकी अच्छी है, इंग्लिश आती है, आप खाना बनाना जान गए, आप रोटी बनाना जान गए, या आपको कविता कहना आपके अंदर, तो ये सब अलग अलग से क्या हो जाएंगे, समायोजन हो जाएंगे। फिर होता है स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण में आ जाएगा क्या, आदत का, साइकिल का चलाना, या इससे थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा और विशेषता इसमें आ जाती है। उसके बाद आदत का निर्माण, जो वही आपके जीवन में उतर जाए, जो आपकी प्रक्रिया में ही उतर जाए। तो इस प्रकार से क्या हो गया, आदत का निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन। इसका भी हम थोड़ा सा क्लू बना लेंगे कि इसको हम कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, आई, फिर क्या है, यम, फिर क्या है, सी, फिर क्या है, सीओ, फिर क्या है, यन, फिर क्या है, एच। आई एम एन एच। क्या याद करना है, आई एम, यही समझ लीजिए, आई एम लिखा हुआ है लेकिन आई एम, आई एम क्या, नॉर्थ हाईवे या नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, एन एच याद हो जाएगा, नेशनल हाईवे। और सी, सी ओ,
IMCCO नेशनल हाईवे, CO तो जानते हैं पुलिस विभाग वाला, तो वहीं से आप बना लीजिए IMCCONH। तो इससे हमारा ये तीनों, इन 3 वर्ड से हम क्या कर सकते हैं, इसके क्रम को लगा सकते हैं। और ये आपका क्या है, संदर्भ रेफरेंस बुक की किताब से लिया गया है और कहीं हवा हवाई नहीं है। तो क्या है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, कॉन्सेप्ट, क्या है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, और क्या है, कैरेक्टराइजेशन। और इसमें क्या हो जाएगा, इंपल्सन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, नेचुरलाइजेशन और हैबिट फॉर्मेशन। इस प्रकार से हमने पूरा अध्ययन कर लिया कि ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम ने किस प्रकार से शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। ब्लूम महोदय कब दिए अपना ये 1956 में दिए। नमस्कार, धन्यवाद।